हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम बीकॉम पार्ट 2 में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? रिकंस्ट्रक्शन का हिंदी मीनिंग होता है पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण, जब भी हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो जनरली आपको ख्याल आता है मकान, बिल्डिंग्स का। बिल्डिंग्स में जब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको ठीक करवाने की जब बात आती है तो उसको रिपेयर बोला जाता है। लेकिन जब आप घर में बहुत बड़े बदलाव करते हैं, ऐसे बदलाव जिससे घर का ढांचा बदल जाता है, नक्शा बदल जाता है, रूप बदल जाता है, ठीक है, तो जब बड़े बदलाव किए जाते हैं तो उसको बोला जाता है रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण। तो कंपनी में भी यही स्थिति होती है, जब छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा हम मायने नहीं रखते, लेकिन जब कंपनी में बड़े बदलाव होते हैं तो उनको रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। रिकंस्ट्रक्शन अर्थात कंपनी में वित्तीय ढांचा, मेनली जो रिकंस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो वित्तीय ढांचा यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो बदलता है। जो कैपिटल है, जो लायबिलिटीज हैं, उनके स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, ठीक है। अब रिकंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताऊंगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आंतरिक पुनर्निर्माण। जब कंपनी को पुनर्निर्माण यानी कि चेंजेस, बदलाव बड़े लेवल पे किए जाते हैं लेकिन कंपनी का समापन नहीं किया जाता है, कंपनी बंद नहीं होती है और कोई दूसरी कंपनी इसको खरीद नहीं लेती है। मतलब हम अपने ही जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि जितना कैपिटल है, जितना लायबिलिटी है, जितने एसेट्स हैं, उनमें जो बड़े लेवल पे हम बदलाव करते हैं उनको हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक कंपनी अपने वित्तीय ढांचे में, अपने स्वरूप में क्यों बदलाव करेगी? बिजनेस जैसा कि चल रहा होता है तो उसमें क्यों बदलाव होगा? हम कोई बड़े लेवल का बदलाव क्यों करना चाहेंगे? तो इसका मेन कारण होता है कि हम अभी का जो हमारा ढांचा है उससे संतुष्ट नहीं है, या हमारा जो ऑपरेशन है, जो संचालन है, उसकी वजह से प्रभावित हो रहा है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा वित्तीय ढांचा बदल जाए। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कि हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा है, हमारे जो हानि है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो बहुत बढ़ गए हैं। इतना बढ़ गए हैं कि अब ऐसा लगता है कि कंपनी बंद भी हो सकती है इसके वजह से। तो उस सिचुएशन में फिर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और उन लॉस को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉफिट से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह कंपनी में फिक्टिशियस एसेट्स बहुत बढ़ गए हैं, या एसेट्स की वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा गलत लग रही है हमको। तो इन सब सिचुएशन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब क्या है कि अगर कंपनी में एसेट्स है, मान लो 5 लाख का एसेट है, वो गलती से 8 लाख पे दिख रहा है, ऐसे करके ज्यादातर एसेट्स के साथ अगर यही हो रहा है कि एसेट्स की वैल्यू कुछ और है और हम उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा फाइनेंशियल पोजीशन हमको लगेगा कि स्ट्रांग है बट होगा नहीं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो हमारे जो लेनदार हैं, जिनसे हमने लोन ले रखे हैं, या क्रेडिटर्स हैं, उनको लगेगा कि कंपनी की स्थिति अच्छी है फिर भी हम ये पैसा दे नहीं रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? इसका गलत इंपैक्ट होता है, कुछ लोग गलत सोचने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। दूसरी बात आती है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उनमें मेन हम किन चीजों पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को हमको चेंज करना होता है, उसके लिए हम करते हैं। दूसरा, हमको शेयर कैपिटल में या तो ऑल्टरेशन करना होता है, यानी कि शेयर कैपिटल का जो वैल्यू है, या तो फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू, वो चेंज करना होता है, या रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल में कमी करनी होती है। तो ये कारण होते हैं, मेनली ऑब्जेक्टिव होते हैं रिकंस्ट्रक्शन के। अब कम क्यों करना चाहेंगे हम शेयर कैपिटल? तो शेयर कैपिटल कम करने का रीजन ये भी होता है कि जो बिजनेस में ओनरशिप है वो ये सोचती है कि हम बिजनेस में लोन लेके अगर काम करें और कैपिटल कम रखें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उस सिचुएशन में हम कैपिटल कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शेयर कैपिटल में हम ऑल्टरेशन क्यों करते हैं?
तो अल्टरेशन यानी कि चेंज, बदलाव क्यों करते हैं? तो कभी कभी क्या होता है कि शेयर की वैल्यू, जो फेस वैल्यू होती है, इतनी ज्यादा होती है कि मार्केट में कोई आम आदमी उसको नहीं खरीद सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे शेयर की जो रीच है, पहुंच है, वो ज्यादातर लोगों तक हो जाए। तो इसीलिए हम शेयर कैपिटल में अल्टरेशन करते हैं, बदलाव करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो ये सब इनके ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। अब कुछ कानूनी प्रक्रिया है, रिक्वायरमेंट्स है, जिसको फुलफिल करना पड़ता है कंपनी को, अगर कंपनी आंतरिक पुनर्निर्माण करना चाहती है तो। उसमें सबसे पहला है कि अगर कंपनी के पार्षद अंतर नियम में ये प्रावधान दिया हुआ है, यह अधिकार कंपनी को दिया हुआ है कि कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, तभी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। दूसरा, उसको न्यायालय से अनुमति मिल गई है। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगे तभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन संभव है। इसके बाद बात आती है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें होती हैं, कुछ बदलाव होते हैं मेन, वो पहले मैं बता देता हूं, फिर उसकी जर्नल एंट्री हम लिख लेंगे, ठीक है। पहला, हो सकता है हमारा एसेट्स घटा हो सकता है हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो, ठीक है। हो सकते हैं कुछ ऐसे एसेट्स दिख गए हमको जो पहले से हमारी बुक्स में नहीं थे, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। अब यही सारी चीजें लायबिलिटी में भी हो सकती है। हो सकता है हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, हो सकता है हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, और हो सकता है कि कुछ ऐसी लायबिलिटी सामने आ गई हैं जो हमको पहले से पता नहीं थी, जो कि अनरिकॉर्डेड थी, ठीक है। उसी तरह कैपिटल की जब बात करें, हो सकता है कि हमारा कैपिटल जिसकी वैल्यू ज्यादा थी, हम उसकी वैल्यू कम कर दें, यानी कि 100 रुपए वाले कैपिटल को 10 रुपए वाला कर दें, ठीक है। या हो सकता है 10 रुपए वाले कैपिटल को, शेयर को हम 100 रुपए वाला कर दें। तो ये तो चेंज हो गया फेस वैल्यू में। हो सकता है कि 10 रुपए का शेयर है, उस पे 8 पेडअप है, हम पेडअप वैल्यू को कम करके 6 कर दें, ठीक है। तो ये सब चीजें शेयर कैपिटल में हो सकती है। तो ये इन सब के लिए हमको जर्नल एंट्री करना है। अब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो हो सकता है रिकंस्ट्रक्शन का कुछ खर्चा भी हो, कानूनी प्रक्रिया है ऑब्वियसली, तो कुछ खर्चे भी होंगे, तो रिकंस्ट्रक्शन का कुछ खर्चा होगा। अब रिकंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो मैंने आपको अभी बताया कि रिकंस्ट्रक्शन का जो दो मेन कारण है, उसमें पहला है कि रिकंस्ट्रक्शन तब किया जाता है जब कंपनी को लग रहा हो कि उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत हो गए। तो अगर बुक्स में एक्यूमुलेटेड लॉस हैं तो उसको हमको राइट ऑफ भी रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से कर देना है। उसी तरह अगर बुक्स में फिक्टिशियस एसेट्स हैं, यानी झूठी संपत्तियां हैं, तो उनको भी हमको राइट ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे बात आती है कि गुडविल को भी हम राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल को राइट ऑफ करने पे कुछ लोग कुछ स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर गुडविल को हम क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं। तो गुडविल को राइट ऑफ करने का मेन रीजन ये होता है कि अगर हमको कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत हो रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब है, और वित्तीय स्थिति खराब है तो उस कंपनी का क्या गुडविल होगा, तो इसलिए हम गुडविल को भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स को और गुडविल को हम बुक से हटा देते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हमने पूरा ट्रांजैक्शन कर लिया, ट्रांजैक्शन करने के बाद हो सकता है कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन हमने किया है उससे हमको कुछ प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, क्योंकि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी जो होता है वो एक तरह से नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट है तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उन दोनों को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये है आपका कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा जो ओवरव्यू है वो। अब बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री की। तो ये है एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री।
एसेट्स के लिए मैंने आपको पहले दिखाया इंक्रीज इन वैल्यू, मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जब भी एसेट्स हमारा बढ़ता है तो एसेट्स को डेबिट में लिखते हैं और एसेट्स घटता है तो एसेट्स को क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो एसेट्स हमारा डेबिट में आ गया और ये हमारे लिए फायदा है, तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट में आ गया, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा डिक्रीज इन वैल्यू, तो डिक्रीज इन वैल्यू हो गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, हमारे लिए लॉस है और एसेट्स घट रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई एसेट्स ऐसा था जो कि हमको पता नहीं था और पता चला है अब, तो ये हमारे लिए फायदा है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट में आ गया और रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट में आ गया। उसके बाद अब कभी कभी आपको इंक्रीज दे देगा, डिक्रीज दे देगा, लेकिन कभी कभी आपको सीधे बता देगा कि हमने एसेट को बेच ही दिया, उससे पैसा रियलाइज कर लिया। तो बेच हम बराबर वैल्यू पे भी सकते हैं, कम पे भी सकते हैं और ज्यादा पे भी सकते हैं। तो अगर बराबर वैल्यू पे बेचेंगे तो सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा वैल्यू पे बेचेंगे तो हमारे लिए फायदा है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और अगर हमने कम दाम पर बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि इन दोनों में से किसी एक ही तरफ रिकंस्ट्रक्शन आएगा, दोनों तरफ नहीं आएगा। अगर लॉस होगा तो डेबिट में रिकंस्ट्रक्शन आएगा और अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में रिकंस्ट्रक्शन आएगा। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि रिकंस्ट्रक्शन की जगह पे हम कैपिटल रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एसेट से रिलेटेड एंट्री। उसके बाद यहाँ आ गया लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में भी वही बात है, अगर हमारा लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए नुकसान है, तो नुकसान है तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट में आ गया और लायबिलिटी क्रेडिट में है। लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में घटता है। तो डिक्रीज जब हुआ लायबिलिटी में तो लायबिलिटी डेबिट में आ गया और रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट में चला गया। उसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी हमारा फिर से बढ़ रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, आपको अगर पेमेंट के बारे में कह देगा तो पेमेंट फिर से वही हो सकता है, या तो हम सेम अमाउंट पे करें या ज्यादा पे करें या कम पे करें। तो सेम अमाउंट पे करेंगे तो लायबिलिटी टू कैश, ज्यादा पे करेंगे तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश। ज्यादा पे करेंगे तो हमारा नुकसान है, तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट में आ गया। उसी तरह से अगर कम पे करेंगे लायबिलिटी को तो हमारा फायदा है, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो ये हो गए हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जर्नल एंट्री। अब इसके बाद बात आती है शेयर कैपिटल से रिलेटेड एंट्री। अब शेयर कैपिटल में तीन तरह से बदलाव हो सकते हैं। तीसरा है शेयर कैपिटल। तो ये है शेयर कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री। इसमें आप देख सकते हैं, पहला है कंसोलिडेशन और सब डिवीजन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना और सब डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा करना। तो जब कंपनी को ये लगता है कि उसके शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो शेयर को तोड़ देती है छोटे छोटे भागों में, उसको बोलते हैं सब डिवीजन। और जब कंपनी को लगता है कि उसके शेयर की वैल्यू बहुत कम है तो वो कुछ शेयर को मिला के इकट्ठा कर देती है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो उसमें कुछ होता तो नहीं है, बस एक शेयर 10 रुपए का था तो उसमें से 10 ऐसे शेयर को मिला के हमने 100 रुपए के कर दिया। तो इसमें शेयर का पेड अप वैल्यू नहीं बदलता है, फेस वैल्यू बस बदल जाता है। तो फेस वैल्यू बदला तो कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ। तो उसमें क्या करेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओल्ड वैल्यू ऊपर डाल देंगे, न्यू वाला नीचे डाल देंगे। तो अमाउंट में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेम अमाउंट आ जाएगा। उसी तरह रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू। रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि पेड अप वैल्यू कम हो गया, यानी कि एक शेयर होल्डर ने, मान लीजिए एक शेयर पे 10 रुपए दिया हुआ था और हम उसको कह रहे हैं कि भाई हम ये मान के चलेंगे कि आपने शेयर पे 6 रुपए ही दिया है, तो कंपनी को कितने का फायदा हुआ, 4 रुपया। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे पूछते हैं सर ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा तभी होगा जब वो शेयर होल्डर राजी होगा कि ठीक है हम अपना 4 रुपया छोड़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कंपनी को वो फायदा हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और तीसरा है रिडक्शन इन फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू भी कम हो रहा है और पेड अप वैल्यू भी
कम हो रहा है। तो शेयर कैपिटल जो ओल्ड वाला होगा वो ऊपर आ गया, टू शेयर कैपिटल जो न्यू वाला है वो नीचे आ गया, और जितना हमको अंतर हुआ है पेड अप वैल्यू में वो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन की जगह पे हम कैपिटल रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये है आपके जर्नल एंट्री। अब इसके अलावा 2-3 जर्नल एंट्रीज और हैं, जैसे एक खर्चे का, रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो खर्चा होता है उसमें हम कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर देंगे। और तीसरा होता है जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल होता है प्रॉफिट लॉस तो उसको तो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कभी कभार, रिकंस्ट्रक्शन का काम हमेशा नहीं होता है, तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट या लॉस है, तो इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी एंट्रीज हो जाएंगी। अब इसके बाद बात आती है अकाउंट बनाने की। तो अकाउंट हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे और उसके साथ ही क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको यहां तक के कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि नाम श्री कॉमर्स क्लासेस ही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको वीडियो के अपडेट रेगुलर मिलते रहे। धन्यवाद।